Let us start with the next chapter in customs, administrative refund penalties seizure. तो इस चैप्टर में इनफैक्ट हम लोग बहुत सारी चीजें ऑल टुगेदर देखेंगे. हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, रिफंड देखेंगे, पेनाल्टीज देखेंगे और सीजर ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स ये देखेंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट प्रोविजन बाय प्रोविजन. प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी. What is this provisional assessment of duty? Exact amount of duty cannot be calculated right now. ठीक है, because of different issues, maybe because of valuation, maybe it is because of the rate of duty which is not known at present. ठीक है, तो provisional assessment of duty भी आप करा सकते हैं. ठीक है, deposit 20% of the duty provisionally assessed is not required. ये एक मेजर अमेंडमेंट हम आपको बता रहे हैं. अर्लियर पहले क्या होता था, जब आप प्रोविजनल असेसमेंट कराते थे और कस्टम डिपार्टमेंट आपको बोलता था कि आपकी 1 लाख रुपए की ड्यूटी प्रोविजनली बनती है. ठीक है, फाइनल ड्यूटी क्या होगी वो तो बाद में कैलकुलेट होगी. प्रोविजनली अभी कितनी ड्यूटी बनती है, 1 लाख रुपए. तो आपको 20,000 रुपए तो जमा करना पड़ता था, साथ में आपको बॉन्ड वगैरह भी देनी पड़ती थी, श्योरिटीज देनी पड़ती थी, लेकिन 20,000 रुपए आपको जमा भी करना पड़ता था. अब इसे अमेंड कर दिया गया है, आपको 20% जो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता. तो हमने सबसे पहला पॉइंट इसीलिए यही लिखा है, डिपॉजिट 20% ऑफ द ड्यूटी प्रोविजनली असेस्ड इज नॉट रिक्वायर्ड. ये अब जमा नहीं करना है. दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, यू डू नॉट नीड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट. अगर प्रोविजनल असेसमेंट होता है तो 1 रुपए भी आप जमा नहीं करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, यू नीड नॉट डिपॉजिट इवन ए सिंगल पेनी. एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. प्रोविजनल असेसमेंट के समय बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस बॉन्ड? बॉन्ड इज बेसिकली अ गारंटी. ठीक है. Third thing, provide security for the payment of duty deficiency. Provide security for the payment of duty deficiency. For example, मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट जो की गई है वो 1.5 लाख रुपए की है. ठीक है, और आपने जो बॉन्ड दिया है वो 1 लाख रुपए का ही दिया है, तो 50,000 रुपए का डिफरेंशियल बच गया. उतने रुपए की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड सिक्योरिटी? बॉन्ड और सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है? बॉन्ड इज एन अंडरटेकिंग. बॉन्ड इज सिंपली एन अंडरटेकिंग, जहां पे हम लिख के गारंटी दे देते हैं कि देखिए अगर हम ये वादा करते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे. ठीक है, एट टाइम्स आप बॉन्ड किससे लिखवाते हो? एक थर्ड पार्टी से लिखवाते हो. लेकिन सिक्योरिटी फर्निश करने का मतलब क्या होता है? हम अपना कोई टेंजेबल आइटम उठा के दे देते हैं डिपार्टमेंट को, ये रखो, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो इसे बेच के क्या करना, रियलाइज कर लेना. तो ये होती है सिक्योरिटी. प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी डेफिशिएंसी. द सिक्योरिटी टू बी ऑब्टेन्ड शैल बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी और कैश डिपॉजिट एज कन्वीनियंट टू द इंपोर्टर. एंड सिक्योरिटी किस फॉर्म में होगी? सिक्योरिटी कैन बी द फॉर्म ऑफ अ बैंक गारंटी और अ कैश डिपॉजिट. ध्यान दीजिएगा, बैंक गारंटी देना या कैश डिपॉजिट देना दोनों लगभग एक ही बात है. बैंक गारंटी ऐसे ही नहीं दे देती. बैंक गारंटी 1 लाख रुपए की तभी देगी जब आप बैंक के खाते में 1 लाख रुपए जमा करोगे. कहने का मतलब यह होता है कि यहां पे गारंटी देने के लिए पैसा रखना ही पड़ता है. ठीक है, और कैश डिपॉजिट एज कन्वीनियंट टू द इंपोर्टर, न्यू श्योरिटीज शैल बी ऑब्टेन्ड. इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. आपकी प्रोविजनल असेसमेंट की गई एंड देयर आफ्टर बाद में आपकी फाइनल असेसमेंट होती है. ठीक है, और जब फाइनल असेसमेंट होती है तो फाइनल असेसमेंट ज्यादा पेज एसेस की जाती है. तो ऐसे में जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. Section 18(3) of the Custom Act 1962 provides that if differential amount is found to be payable after final assessment or reassessment, it will be paid with interest at the rate of 15% per annum from the first day of the month in which duty is provisionally assessed till the date of payment. बहुत ध्यान देने वाली बात पे देखिए, इधर इंटरेस्ट 15% के रेट से देना होगा. कहां से? प्रोविजनल असेसमेंट की डेट से लेके फाइनल असेसमेंट की डेट पे नहीं. जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उस महीने की पहली तारीख से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोविजनल असेसमेंट होता है 20 अप्रैल को. ठीक है, और फाइनल असेसमेंट कब होती है? प्रोविजनल असेसमेंट होती है आपकी 20 अप्रैल को और फाइनल असेसमेंट होती है आपकी मान लीजिए 5 मई को. अगर कोई डिफरेंशियल है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम के हिसाब से. कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा? 20 अप्रैल से लेके 5 मई का नहीं. जिस महीने में आपकी प्रोविजनल असेसमेंट की गई है उस महीने की 1 तारीख से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है. यानी 20 अप्रैल भले ही आपकी प्रोविजनल असेसमेंट हुई हो, इंटरेस्ट शुरू होगा 1 अप्रैल से लेके 5 मई तक का.
मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट 20 अप्रैल को नहीं हुई है, आपकी 30 अप्रैल को हुई है, तो भी पता है इंटरेस्ट कहां से शुरू होगा, 1 अप्रैल से। तो इस बात को अंडरलाइन कीजिए, यहां पे ध्यान देना है आपको। इंटरेस्ट शुरू होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड, ठीक है, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। और जब आप पेमेंट करेंगे तो वहां तक इंटरेस्ट चलेगा। एक इलस्ट्रेशन हमने दिया है आपको, देखिए। एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स ऑन 29 मार्च 2018 and approached to the Department for Provisional Assessment under Section 18 of the Custom Act 1962. Provisional assessment granted on 10th April 2018. देखिए, प्रोविजनल असेसमेंट किस दिन की गई, 10 अप्रैल 2018 को, डिमांडिंग ड्यूटी ऑफ 1 लाख। ऑन 1 जुलाई 2018 provisional assessment has been finalized with 1,50,000 of the custom duty. फाइनल असेसमेंट कब हुई आपकी, 1 जुलाई को 1.5 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी डिसाइड की गई। डिफरेंशियल ड्यूटी आपने 2 जुलाई को पे किया, 2 जुलाई को डिफरेंशियल ड्यूटी पे किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट कब से शुरू होता है और कब तक लगता है, जिस महीने में आपकी प्रोविजनल असेसमेंट होती है उस महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाता है इंटरेस्ट, और कब तक लगता है, जिस दिन आप फाइनल पेमेंट कर देते हैं वहां तक लगता है। पेमेंट आपने किस दिन की है, 2 जुलाई, ठीक है। फाइनल असेसमेंट किस दिन हुई आपकी, 1 जुलाई। इंटरेस्ट कब तक लगेगा, 2 जुलाई तक, जिस दिन पेमेंट की हो। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे फाइनल असेसमेंट 5 मई जब बोल रहे थे तो हम ये एज्यूम कर ले रहे थे कि जिस दिन फाइनल असेसमेंट हो रही है उसी दिन हम पे भी कर दे रहे हैं, ठीक है, तब ये 5 मई। अदरवाइज फाइनल असेसमेंट अगर 5 मई को हुई है, पेमेंट करने हम 6 मई को गए तो इंटरेस्ट कब तक का लगेगा, 6 मई का। फाइंड द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 18(3) ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। इंटरेस्ट निकालना है आपको। आइए ड्यूरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। अप्रैल का कितना दिन, 10 अप्रैल को प्रोविजनल असेसमेंट हुई थी, अप्रैल का कितना दिन लेंगे, पूरा 30 दिन, क्योंकि 1 तारीख से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, तो अप्रैल का 30 हो गया। मई का बताइए कितना, मई में 31 दिन होते हैं, 31। जून का 30 दिन। जुलाई का 2 जुलाई को आपने पेमेंट की है तो 2 दिन जुलाई का, ठीक है। अप्रैल का 30, मई का 31 डेज, जून का 30 डेज एंड जुलाई का 2 डेज। टोटल करिए 93 डेज। 93 डेज का इंटरेस्ट लगेगा आपको। कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 डिफरेंशियल ड्यूटी, फाइनल असेसमेंट हुआ 1.5 लाख रुपए पे, प्रोविजनल असेसमेंट कितने पे हुआ था, 1 लाख रुपए पे, तो डिफरेंस इज 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए पे 15% का रेट लगाया फॉर 93 डेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको इंटरेस्ट कैलकुलेशन? ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे ये आ रहा है 1911 रुपया, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, दिस इज ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। The eligible importer has to pay the duty by the dates mentioned below, inclusive of period excluding holidays. 1 to 15th day of the month. अगर 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपकी ड्यूटी एसेस होती है तो आपको पता है कब जमा कर देना चाहिए, 16th ऑफ दैट मंथ, उस महीने की 16 तारीख को आपको पैसा जमा कर देना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपकी फाइनल असेसमेंट होती है 4 तारीख को, किसी भी महीने की 4 तारीख को, 4 अप्रैल को होती है, तो आपको पैसा पता है कब तक जमा कर देना चाहिए, 16 अप्रैल को जमा कर देना चाहिए। मान लीजिए 15 अप्रैल को मेरी फाइनल असेसमेंट होती है, तो कब तक जमा कर देना चाहिए, 16 अप्रैल को। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक अगर असेसमेंट होती है आपकी, तो 16 तारीख को आपको पैसे जमा कर देना चाहिए, ठीक है। 16th डे टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ अदर देन मार्च। अभी मार्च की बात नहीं हो रही है, मार्च के अलावा अगर 16 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख तक आपकी असेसमेंट होती है तो अगले महीने की 1 तारीख को आपको पैसा जमा कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 20 अगस्त को आपकी फाइनल असेसमेंट होती है तो पैसा कब तक जमा कर देना चाहिए, 1 सितंबर को। तो 16th डे टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ अदर देन मार्च की बात हो रही है, तो अगले महीने की 1 तारीख, फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ।
तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 तारीख से लेके 15 तारीख की असेसमेंट अगर है तो 16 तारीख को पैसा जमा कीजिए, 16 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख तक की असेसमेंट है तो अगले महीने की 1 तारीख को जमा कीजिए। लेकिन अगर मार्च महीने की असेसमेंट है, ठीक है, 16 तारीख से लेके आखिरी तारीख तक की, तो भी आपको उसी महीने की आखिरी तारीख में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाला है 1 अप्रैल से, ठीक है, लायबिलिटी अगले फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाएगी। तो 16 तारीख से लेके 31 मार्च की लायबिलिटी 31 मार्च को जमा हो जानी चाहिए। तो 16th डे टिल द 31st डे ऑफ द मार्च, 31st मार्च, ठीक है। जैसे फरवरी 28 फरवरी का अगर जमा करना होगा तो कब तक जमा कर सकते हैं? 1 मार्च। लेकिन अगर 31 मार्च का जमा करना होगा तो 31 मार्च को ही जमा करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। डिफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016, देखिए ये तो बहुत ही सुंदर चीज गवर्नमेंट लेके आई है कि अगर आपका माल आता है तो आप माल छुड़ा लीजिए, कस्टम ड्यूटी बाद में दे दीजिएगा। और ये रूल बनाया गया 2016 में, जिसका नाम है डिफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। डिफर का मतलब ही क्या होता है? बाद में दे देना, डिफर कर दीजिए, ठीक है। इसको बोला जाता है क्लियर फर्स्ट पे लेटर, माल पहले छुड़ा लो, पैसे बाद में दे देना, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्लियर फर्स्ट पे लेटर एज पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस focus of the government of India. The Central Board of Excise and Custom has rolled out AEO, that is Authorized Economic Operator Program. AEO means Authorized Economic Operator certified by Directorate General of Performance Management under CBEC, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रूल बनाया गया है जिसमें बड़ी सारी कंडीशंस भी हैं, सबके लिए ये ओपन ऑप्शन नहीं है कि जो चाहे जो क्या कर सकता है, क्लियर फर्स्ट एंड पे लेटर कर सकता है, ठीक है। आपकी बहुत सारी पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है, और अगर आप डिफॉल्ट करते हो इसमें तो फिर लेटर ये फैसिलिटी विड्रॉ भी कर ली जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटी। द एलिजिबल इंपोर्टर शैल पे द ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली, हाउएवर द असिस्टेंट ऑब्लिक डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलाउ पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय एनी मोड अदर देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब तो हमारा हिंदुस्तान डिजिटल हो चुका है, तो आपको मालूम है छोटी से छोटी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। कस्टम ड्यूटी की पेमेंट भी कैसे होगी? इलेक्ट्रॉनिकली ही होगी। हाँ, अगर कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास आप जाते हो, आप कहते हो मुझे ई पेमेंट आता ही नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है मैं समझता ही नहीं हूं, और उसे अगर लगता है कि जेन्युइन केस है भाई, इसको बैंक में जाके जमा कर लेने देना चाहिए, तो वो आपको ऐसी परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी करना तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, लेकिन असिस्टेंट ऑब्लिक डेप्यूटी कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपको क्या कर सकता है? ऑथराइज कर सकता है कि आप जाके बैंक में भी जमा कर लीजिए पैसे। अदरवाइज पेमेंट कैसे करनी है कस्टम ड्यूटी की? इलेक्ट्रॉनिकली। डेफर्ड पेमेंट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, कब आपको डेफर्ड पेमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा? If there is a default in payment of duty by due date more than once in 3 consecutive month, 3 consecutive month में एक बार से ज्यादा अगर आपने डिफॉल्ट किया है पेमेंट का, तो ये वाली जो स्कीम है जिसमें हम कहते हैं कि बाद में पैसा दे देना कस्टम ड्यूटी का, पहले माल छुड़ा लो, ये फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी। This facility of deferred payment will not be allowed unless the duty and interest has been paid in full. The benefit of deferred payment of duty will not be available in respect of goods which have not been assessed or not declared by the importer in the bill of entry, ठीक है। देखिए ये तो चोरी वाला इरादा हो गया ना, कि आपने बिल ऑफ एंट्री में उसका डिटेल ही नहीं डाला है, ठीक है। तो अगर आप हाइड करना चाहते थे कोई भी चीज और वो बाद में पता चलती है, तो उसमें डेफर्ड ड्यूटी नहीं लगती। रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, no refund is allowed if the amount is less than 100। 100 रुपए से कम का अगर रिफंड बनता है तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ड्यूटी। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको कब वापस मिल जाएगी? ड्यूटी पेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड। द गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल। क्या मतलब है? The goods are returned to such person otherwise than by way of resale। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड मांग रहे हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि आपने माल एक्सपोर्ट किया और वो माल आपके पास वापस चला आया, रीसेल नहीं हुआ है, आपको वो माल वापस चला आया, कस्टमर को पसंद नहीं आया था, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको वापस मिल जाएगी। द गुड्स आर री इंपोर्टेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, आपने 1 साल के अंदर अंदर गुड्स को री इंपोर्ट कर लिया। An application for refund of such duty is made before the expiry of 6 months from the date on which the custom officer makes an order for importation।
आपको 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन भी लगा देनी होगी कि हमें पैसे वापस चाहिए, रिफंड चाहिए एक्सपोर्ट ड्यूटी के। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको कब रिफंड मिल जाएगी? ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स कैन बी क्लेम फॉर रिफंड इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड और इंपोर्टर relinquished his title to the goods or such goods are destroyed less than is equal to 30 days from the date of order for clearance for home consumption if the officer satisfies the following। क्या कहता है? कहता है कि ड्यूटी जो आपने इंपोर्ट पे की है, ठीक है, वो ऑर्डर फॉर होम क्लियरेंस मिला था और वो आप लेके माल छुड़ा के चले गए हो, ठीक है, और 30 दिन के अंदर अंदर आपका माल खराब हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मांग सकते हो। लेकिन जो कस्टम ऑफिसर है वो पहले सेटिस्फाई होगा कि गुड्स जो थे वो डिफेक्टिव थे कि नहीं थे, ठीक है, पहले वो ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं माल की जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो इंपोर्टेड गुड्स ही हैं, मतलब कहीं आप हेरा फेरी तो नहीं कर दिए कि इंपोर्ट जो किए थे वो माल कहीं और छिपा दिए हो, ठीक है, आप कुछ सड़ा गला माल रख दिए हो और कस्टम ऑफिसर को दिखा रहे हो देखो जो हमने इंपोर्ट किया था वो ये सड़ा गला माल था। तो कह रहे हैं कस्टम ऑफिसर ये भी सेटिस्फाई होगा कि जो सड़ा गला माल आप दिखा रहे हो वो इंपोर्टेड वाला माल है कि नहीं है, वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुड्स डिफेक्टिव हैं, वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि वो वही इंपोर्टेड माल है, ठीक है। तीसरी बात, नो ड्रॉबैक क्लेम इज मेड, और आपने कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर रखा है। अप्लाई लेस देन इज इक्वल टू 6 मंथ फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर दीजिए कि मुझे रिफंड चाहिए, आपको रिफंड मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम माल इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट किया हुआ माल मेरा सड़ा गला निकल जाता है, महीने भर के अंदर खराब हो जाता है, तो आपको सरकार कहती है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी वापस कर देंगे। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी तभी वापस करेगी जब कस्टम ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपका माल डिफेक्टिव है, ये इंपोर्टेड वाला ही गुड्स है, ये सारी चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको टैक्सेस वापस कर दिए जाते हैं। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ड्यूटी, refund of import or export duty due to excess payment of duty may be due to shortage, short landing, pilferage of goods or even incorrect assessment of duty by custom। ये क्या चीज है? एक्सेस पेमेंट हमने किया है ड्यू टू शॉर्टेज और शॉर्ट लैंडिंग, ये क्या मतलब है? आपको पता है जैसे सिर्फ हमारी अभी पोर्ट पे लगी भी नहीं है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर देते हैं। क्यों? हमने आपको बताया था ये बात कि हमारी सिप जो है, पोर्ट्स जो है वो बहुत बिजी हैं, ठीक है, और अभी हमको लगता है कि बहुत दिन लग जाएगा, अभी 10-15 दिन और लग जाएगा पोर्ट पे आने के लिए सिर्फ। हम तब तक क्या करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर देते हैं, उस पर असेसमेंट करा लेते हैं और क्या करते हैं, टैक्सेस वगैरह जाके जमा कर देते हैं। तो हमने को तो यही मालूम था कि 100 किलो माल आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर ने हमको बताया था कि 100 किलो माल हम भेज रहे हैं आपको, तो हम 100 किलो की ड्यूटी वगैरह पहले ही पे कर दी है, सिप अभी पोर्ट पे पहुंची नहीं है। जब सिप पोर्ट पे पहुंचती है तो हमको पता चलता है माल तो 100 किलो है ही नहीं, 95 किलो ही है। क्यों? 5 किलो रास्ते में कहीं खो गया होगा या वॉटेवर जो भी हुआ, ठीक है, माल 95 किलो ही है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कितने पे लगनी चाहिए? 95 किलो, ठीक है। तो हमारा पैसा ज्यादा जमा हो गया है कि नहीं? हो गया है। अब बताइए 5 किलो की इंपोर्ट ड्यूटी जो हमने ज्यादा जमा कर दी है वो सरकार हमको वापस कर देगी कि नहीं? कहते कर देगी। आ गई बात समझ में? तो दैट मे बी शॉर्टेज, शॉर्ट लैंडिंग, या फिर पिल्फरेज ऑफ गुड्स, छोटी मोटी कोई चोरी हो गई, और इवन इनकरेक्ट असेसमेंट ऑफ ड्यूटी बाय कस्टम। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकरेक्ट असेसमेंट ही हो गई, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह गलत हो गया, बाद में पता चलता है अच्छा ये तो ज्यादा हमने कैलकुलेट कर दिया था, तो कह रहा है ऐसे केसेस में वापस हो जाती है ड्यूटी। एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर देना है। The period of limitation of 1 year for the purpose of refund of duty under section 27(1)(b). The goods which are exempt from payment of duty by a special order, then the limitation of 1 year shall be computed from the date of issue of such order। देखिए आपको 1 साल के अंदर अंदर रिफंड की एप्लीकेशन लगा देनी होती है, तो कह रहा है कि डिफरेंट सिचुएशन में हम आपको बता रहे हैं कि 1 साल की ये डेट जो है हम कहां से काउंट करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोई गुड्स थे जिसको स्पेशल ऑर्डर देके गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जेम्प्ट कर दिया कि इस पे टैक्सेस नहीं लगेंगे, और आपको इस बात की जानकारी ही नहीं थी, आपने टैक्सेस जमा कर दिया था, ठीक है। तो जिस दिन वो ऑर्डर आया था स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट का कि इस पे ड्यूटी एग्जेम्प्ट की जा रही है, कह रहा है उस ऑर्डर की डेट से 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन लगा दी तो आपको पैसे वापस भी मिल जाएंगे। तो समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। आज हमने कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया यहां पे, ठीक है, हमने जब यहां पे गुड्स को इंपोर्ट किया तो हमने इस पे टैक्सेस पे कर दिए, ठीक है, यहां पे हमने टैक्सेस भी पे कर दिए,
और हमें ये जानकारी ही नहीं थी कि इसी इंपोर्ट के कुछ दिन पहले यहां पे गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर डाली थी, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑर्डर दिया था जिसमें ये गुड्स एग्जेम्प्ट कर दिए गए थे, इस पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो कह रहा है यहां पे जो आपने टैक्सेस पे कर दिए हैं ये कब तक आपको वापस मिल सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा देनी होगी। कहां से, ये स्पेशल ऑर्डर की डेट से 1 साल, यहां से 1 साल अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी तो हम आपको टैक्सेस वापस कर देंगे। Where the duty becomes refundable as a consequence of any judgment, the limitation of 1 year shall be computed from the date of such judgment. अगर ड्यूटी रिफंडेबल बन रही है बिकॉज ऑफ एनी जजमेंट, यानी कोई कोर्ट के डिसीजन की वजह से ड्यूटी रिफंडेबल बन रही है, तो जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आया वहां से 1 साल का समय आपको रिफंड एप्लीकेशन लगाने के लिए। Where any duty is paid provisionally under section 18, the limitation of 1 year shall be computed from the date of adjustment of duty after the final assessment thereof, or in case of reassessment from the date of such reassessment. क्या कहता है? Where any duty is paid provisionally under section 18, the limitation of 1 year shall be computed from the date of adjustment of the duty, from the date of adjustment of the duty after the final assessment. ठीक है? Therefore, in the case of reassessment, from the date of such reassessment. Now coming to penalties. पेनाल्टीज को समझने के लिए पहले हम थोड़ी सी बात आपको बताते हैं, तब ये पेनाल्टी आपको समझ में आएगी कि कस्टम में पेनाल्टी किस तरीके से लगती है। देखिए, आप कोई भी गड़बड़ी करेंगे ना तो कस्टम ऑफिसर जो होता है वो आपको सो कॉज नोटिस भेजता है। ये टैक्स पेयर मतलब बेसिकली वेदर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, वो क्या भेजता है? सो कॉज नोटिस। व्हाट इज सो कॉज नोटिस? सो कॉज नोटिस कुछ इस तरीके से होती है, वो ऐसे भेजता है, कस्टम से नोटिस आती है, राज अग्रवाल जी आपने जो इंपोर्ट किया था उस पे 2 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी आपने कम पे की है, ठीक है, इस बारे में आपको क्या कहना है? तो ये होती है सो कॉज नोटिस, ठीक है। अब जैसे ही सो कॉज नोटिस आती है तो टैक्स पेयर क्या करता है? उसकी रिप्लाई करता है। कैसी रिप्लाई करेंगे? हाँ साहब गलती हो गई थी, भूल गए थे हम तो 2 लाख रुपए जमा करना, ये लीजिए जमा कर देते हैं। या तो ऐसी रिप्लाई करता है या फिर कैसी रिप्लाई करेगा? कहेगा ऐसा कैसा 2 लाख रुपया, बिल्कुल सही कैलकुलेशन थी, आइए मैं आपको समझाता हूं। रिप्लाई ये करता है, ठीक है। जैसी भी रिप्लाई आती है कस्टम ऑफिसर उस रिप्लाई को देखने के बाद फिर फर्दर क्या देता है? उसको डिमांड ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? चलिए इतना रुपया अब आप जमा कीजिए। तो चलिए हम आपको प्रोसेस समझाते हैं क्या होता है। अगर हम इंपोर्ट किए और कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो कस्टम ऑफिसर सबसे पहले हमको क्या देता है? नंबर 1 बोलिए, सो कॉज नोटिस, ठीक है। सो कॉज नोटिस हम पाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पेयर को उसकी रिप्लाई करनी पड़ेगी। तो दूसरा स्टेप है रिप्लाई करना, ठीक है। उस रिप्लाई के बेसिस पे कस्टम ऑफिसर डिमांड ऑर्डर भेजेगा, ठीक है। हो सकता है रिप्लाई एकदम परफेक्ट लगे, कस्टम ऑफिसर डिमांड ऑर्डर ना भेजे, ठीक है। और रिप्लाई परफेक्ट नहीं लगेगी, उसको लगेगा कि नहीं इतना पैसा निकलता है और लेना चाहिए डिपार्टमेंट को, तो बिल्कुल डिमांड ऑर्डर भेजेगा और देगा पैसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी गड़बड़ी जब कस्टम ऑफिसर पकड़ता है ना तो फिर सिर्फ डिमांड ऑर्डर में सिर्फ आपसे टैक्सेस नहीं लिए जाते हैं, पेनाल्टी भी ली जाती है, ठीक है। तो आपके जो डिमांड ऑर्डर आएगी उस डिमांड ऑर्डर में टैक्स भी होगा और साथ में साथ क्या होगा? पेनाल्टी भी होगी, दोनों चीजें होंगी। अब हम सीखने वाले हैं कि किस दौर पे, किस मोमेंट पे हम टैक्सेस जमा करते हैं तो पेनाल्टी कितनी होती है। आइए ध्यान से सुनिए। कस्टम ड्यूटी नॉट पेड अदर देन फ्रॉड। कस्टम ड्यूटी आपने पे नहीं किया है लेकिन अदर देन फ्रॉड वाला केस है, मतलब कि हम जानबूझ के पे नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है। पे नहीं किए हैं, हम पे नहीं किए हैं लेकिन वो फ्रॉड नहीं था, हमको जानकारी नहीं थी, ठीक है, वो फ्रॉड वाला केस नहीं था। अच्छा, ये फ्रॉड वाला केस था कि नहीं था ये कौन डिसाइड करता है? वो कस्टम ऑफिसर ही डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और कस्टम ऑफिसर को कहते हैं साहब मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं थी, तो कहेंगे अच्छा राज अग्रवाल जी आप दुनिया को कस्टम पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको जानकारी ही नहीं थी, तो फिर वो कोई केस कौन सा बन जाएगा मेरे वाले में? बाय रीजन ऑफ फ्रॉड वो कहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले, फ्रॉड वाला केस अगर नहीं है और कस्टम ड्यूटी हमने पे नहीं की है तो क्या होगा? CD stands for custom duty. Custom duty and interest paid before the so cause notice
और लेस देन इज इक्वल टू 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ सो कॉज नोटिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। आपने कस्टम ड्यूटी और इंटरेस्ट दोनों पे कर दिया सो कॉज नोटिस के पहले, या फिर सो कॉज नोटिस के इश्यू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने पे कर दिया, कहता है कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। सुनिए, कस्टम ऑफिसर सो कॉज नोटिस दे देगा ऐसा हमको महसूस हो गया, ध्यान दीजिएगा। हमने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, लेकिन हमको आभास हो रहा है, डर लग रहा है कि सो कॉज नोटिस आ सकती है डिपार्टमेंट से, और इस डर के मारे हमने पहले ही क्या किया, डिपार्टमेंट में जाके पैसा जमा कर दिए कि देखिए साहब हमने 2 लाख रुपए जमा नहीं किया था, ये लीजिए ईमानदारी से मैं 2 लाख रुपए दे देता हूं, क्या पेनाल्टी लगेगी? नहीं लगेगी। गवर्नमेंट कह रही है ये तो ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। बताइए मेरे पास सो कॉज नोटिस आ गई, ठीक है। क्या सो कॉज नोटिस आई है कि राज अग्रवाल जी आपने 2 लाख रुपए कम जमा किए कस्टम ड्यूटी के, और हम तुरंत जाते हैं और 2 लाख रुपए जमा कर देते हैं, कोई चिक चिक नहीं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सीधे हमने कहा कि यस मुझे मंजूर है ये बात, मैंने गलत किया था, मैं 2 लाख रुपए जमा कर रहा हूं। 30 दिनों के अंदर अंदर आप जाके तुरंत जमा कर दिए नोटिस पाते ही, तो कहता है पेनाल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ क्या लगेगा? टैक्सेस। आगे सुनिए, अगर आपने 30 दिनों के अंदर अंदर सो कॉज नोटिस के नहीं दिया, ठीक है, तो फिर आगे क्या बोलता है? कस्टम ड्यूटी एंड इंटरेस्ट इज पेड लेस देन इज इक्वल टू 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। अब देखिए, अगर आपने 30 दिनों के अंदर सो कॉज नोटिस के नहीं भेजा तो रिप्लाई तो किए ही होगे, रिप्लाई के बेसिस पे वो डिमांड ऑर्डर बना के भेजेगा। डिमांड ऑर्डर क्या बना के भेजा है अब ये भी बता दें आपको, उसने बनाया है डिमांड ऑर्डर 1 लाख रुपया का टैक्स और 10,000 रुपए की पेनाल्टी। पहले हम आपको बता देते हैं पेनाल्टी कितनी लगाई जाती है, 10%। जितना टैक्सेस बनता है उसकी 10% ही पेनाल्टी लगाई जाती है। तो वो हमको डिमांड ऑर्डर बना के देगा 1 लाख रुपया प्लस 10,000 रुपया, ठीक है। अगर ये डिमांड ऑर्डर आने के 30 दिनों के भीतर भीतर हम जमा कर दिए तो डिमांड ऑर्डर में कितना लिखा है? 10,000 पेनाल्टी देना नहीं होगा 10,000। अगर 30 दिनों के भीतर दे दिए तो हमको देना होगा 1 लाख रुपया प्लस 2500 रुपया, सिर्फ इस पेनाल्टी का 25%। 25% पेनाल्टी मत बोल देना बच्चों, इसीलिए हम ध्यान देके जोर देके एग्जांपल लेके ये बात कर रहे हैं। 25% जो पेनाल्टी होती है उसका देना पड़ता है, और पेनाल्टी होती कितनी है? 10% ऑफ द ड्यूटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डिमांड ऑर्डर में 2,500 रुपया नहीं लिखा होगा, देना आपको 2,500 रुपया, डिमांड ऑर्डर में लिखा होगा कि 1 लाख रुपया प्लस 10,000 रुपया पेनाल्टी जमा कीजिए। लेकिन अगर वही पेनाल्टी हम 30 दिनों के भीतर भीतर जाके जमा कर देते हैं तो हमको देना होता है टैक्सेस यानी कि 1 लाख रुपया, और पेनाल्टी देनी होती है जो लगाई गई है उसका 25% यानी कि 2,500 रुपया। सबको क्लियर है इतनी बात? एग्जाम्पल फिर से बात करते हैं, चलिए बताइए। सो कॉज नोटिस आपको आने के पहले ही जाके जमा कराए तुम सीधे 1 लाख रुपया, नोटिस अभी आई नहीं तो कोई पेनाल्टी नहीं। सो कॉज नोटिस आ गई, राज अग्रवाल जी आपको 1 लाख रुपया जमा करना है, उसके 30 दिनों के भीतर भीतर जाके हम जमा कर दिए तो क्या देना है? तो भी बस 1 लाख रुपया, कोई पेनाल्टी नहीं, ठीक है। आपने रिप्लाई दिया कि नहीं कैसा पैसा, कौन सा पैसा, ये सब बकवास किए आप, रिप्लाई दिए, उसके बाद वो डिमांड ऑर्डर बना के भेज दिया, बहुत हो गया नाटक, तुमको कितना देना है? 1 लाख रुपया प्लस 10,000 पेनाल्टी। 30 दिनों के अंदर दे दिए तो 1 लाख प्लस 2500 देना होगा, 30 दिन के बाद दोगे तो 1 लाख प्लस 10,000 देना होगा। अब बात सुनिए बहुत ध्यान से, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कहेगा कि आपने 30 दिनों के भीतर भीतर 1,02,400 रुपया जमा कर दिए थे, 100 रुपया बाकी रह गया था। कितना जमा किए 30 दिनों के अंदर अंदर? 1,02,400 रुपया 30 दिन के अंदर जमा हो गया था, 100 रुपया बाकी रह गया। अब ये बताइए 30 दिन के बाद जब आप जमा करने जाओगे तो कितना और जमा करना पड़ेगा? 100 रुपया नहीं, अब पूरा 10,000 रुपया आपकी पेनाल्टी बनती है। यानी जब आप जमा कर रहे हो तो पूरा पैसा जमा करना है, कुछ भी जमा कर दिए, कुछ भी जमा कर दिए तो उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपया भी बाकी रह गया तो आपकी पेनाल्टी में 10,000 बन जाएगी। यानी 30 दिन के अंदर जमा करना है, सिर्फ इतनी बात नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1,02,500 रुपया 30 दिन के अंदर जमा करना है। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए आइए दिखाते हैं आपको। अगर 30 दिनों के भीतर भीतर डिमांड ऑर्डर के आप भेज देते हो पैसा तो पेनाल्टी लगेगी 25%। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ पेनाल्टी इंपोज्ड। सबको दिख रहा है ना बच्चों यहां पे? 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ द पेनाल्टी इंपोज्ड, ठीक है। 25% पेनाल्टी नहीं होती, 25% ऑफ द पेनाल्टी इंपोज्ड, और पेनाल्टी इंपोज कितनी होती है? ड्यूटी का 10%। आइए वो यहां पे दिखाते हैं आपको। पेनाल्टी इज इक्वल टू 10% ऑफ द ड्यूटी ऑफ 5,000 रुपीज विच एवर इज हायर। इसका मतलब समझाते हैं,
जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी बनती है 40,000 रुपया, ठीक है, तो पेनाल्टी कितनी होगी? 10% पेनाल्टी होती है, तो 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000। लेकिन 4,000 नहीं, 5,000 तो कम से कम पेनाल्टी लगाई जाती है, ये इसका मतलब है, ठीक है। जैसे 1 लाख पे पेनाल्टी कितनी बनेगी? 10,000। लेकिन अगर 40,000 का टैक्सेस होगा तो पेनाल्टी आपकी 4,000 नहीं बनेगी, वो 5,000 बनेगी। मिनिमम पेनाल्टी 5,000 रुपया है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर आपका टैक्स ही बना 5,000, ड्यूटी है आपकी कस्टम ड्यूटी 5,000 की, पेनाल्टी कितनी बनेगी? पेनाल्टी भी 5,000 बनेगी। अच्छा, अब बात यह आती है, सर मेरी ड्यूटी 2,000 रुपए की बन रही है, अब पेनाल्टी कितनी बनेगी? अभी भी 5,000, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये पैसा हम ड्यूटी और पेनाल्टी कितने दिनों में जमा कर रहे हैं? 30 दिनों के अंदर अंदर। कितना जमा करना पड़ेगा? 2,000 रुपए ड्यूटी जमा करनी पड़ेगी और पेनाल्टी कितनी? 5,000 का 25%, यानी कि 1250, इतना जमा करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? देखिए, ये तो आसान सा सिचुएशन था, क्योंकि आपने फ्रॉड नहीं किया है। अगर आपने फ्रॉड किया ना, जानबूझ के टैक्स बचाने की कोशिश की थी, तो आइए अब दूसरा सिचुएशन है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि सरकार हमसे क्या लेगी। सबसे पहली बात तो, फ्रॉड वाले केस में जो पेनाल्टी होती है वो 100% होती है। जैसे यहां पे हम 1 लाख प्लस 10,000 बोल रहे थे, तो फ्रॉड के केस में ये टैक्स अगर 1 लाख है तो पेनाल्टी भी कितनी इंपोज होती है? 1 लाख, ठीक है। 100% ऑफ द ड्यूटी। और यहां पे कितनी थी? 10% ऑफ द ड्यूटी ऑफ 5,000 विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर का मतलब ये हो जाता है कि कम से कम 5,000 रुपया तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। यहां पे कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, यहां 100% ऑफ द ड्यूटी है, ठीक है। यहां पे 100% ऑफ द ड्यूटी है फ्रॉड के केस में। सबसे पहली सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अगर कस्टम ड्यूटी एंड इंटरेस्ट इज पेड लेस देन इज इक्वल टू 30 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सो कॉज नोटिस। अगर सो कॉज नोटिस के, अच्छा यहां पे ऐसी बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि सो कॉज नोटिस मिलने के पहले ही जाके जमा कर दिए? वहां पे था ना कि सो कॉज नोटिस आने के पहले ही जाके जमा कर दिए। यहां क्यों नहीं बोल रहा है कि सो कॉज नोटिस के पहले जमा कर दिए तो क्या होगा? अरे फ्रॉड किए हो, फ्रॉड वाला आदमी कैसे जमा कर देगा सो कॉज नोटिस के पहले? वो फ्रॉड नहीं था ना, इसलिए जब उसको लगता है अरे गलती हो गई हमसे, तो जाके जमा कर देता है। इस वाली सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि तुमने फ्रॉड किया है, तो जो फ्रॉड किए हो तो थोड़ी ना खुद से जाके जमा कर दोगे, ठीक है। इसलिए ऐसी बात ही नहीं कर रहा है। कहता है कि सो कॉज नोटिस मिलते ही आपकी हालत गंभीर हो गई, आप घबरा गए और 30 दिनों के अंदर अंदर जाके जमा कर दिए, तो कहता है अगर ऐसा किया आपने, यस, तो पेनाल्टी 15% ऑफ द ड्यूटी होगी। 15% पेनाल्टी कितनी होगी? 15% ऑफ द पेनाल्टी बोल लो या 15% ऑफ द ड्यूटी बोल लो, दोनों बात एक ही है, ध्यान दीजिएगा। यहां क्यों बात एक ही है? क्योंकि जितनी ड्यूटी होती है उतनी तो क्या लगती है? पेनाल्टी। अगर 1 लाख रुपए की ड्यूटी है तो पेनाल्टी भी कितनी होगी? 1 लाख रुपया। तो कह रहा है 15% ऑफ द ड्यूटी लगेगा पेनाल्टी। चाहे हम ऐसे भी कह देते हैं, हम कहते हैं 15% ऑफ द ड्यूटी लगेगा, या कह लेते हैं 15% ऑफ द पेनाल्टी इम्पोज्ड लगेगा, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि अगर हम 30 दिनों के अंदर अंदर सो कॉज नोटिस के चले जाएं पैसा देने के लिए, तो हमको 1 लाख प्लस 1 लाख की ड्यूटी है तो 1 लाख प्लस 15,000 देना पड़ेगा। अच्छा, अगर फ्रॉड वाला केस नहीं होता तो कितना देना पड़ता? तो बस 1 ही लाख देना पड़ता, क्योंकि 30 दिनों के अंदर सो कॉज नोटिस के देते हैं तो वहां पे कोई भी पेनाल्टी लगती ही नहीं है। आइए, अगर ऐसा आपने नहीं किया और डिमांड ऑर्डर जब डिमांड ऑर्डर आया उसके तुरंत आप 30 दिन के अंदर अंदर जमा कर दिए, तो पेनाल्टी 25% लगेगी। 25% ऑफ द ड्यूटी, या फिर कह लीजिए 25% ऑफ द पेनाल्टी, ठीक है। तो 1 लाख प्लस 25,000 रुपया, ठीक है। और अगर आप 30 दिनों के बाद जाओगे तो पेनाल्टी 100% ऑफ द ड्यूटी होती है, 1 लाख प्लस 1 लाख पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए हम एक बार रिवाइज करा दें आपको फ्रॉड वाला केस। सो कॉज नोटिस से 30 दिनों के अंदर दे रहे हैं, बताइए कितना लगेगा? सो कॉज नोटिस से 30 दिनों के अंदर अंदर दे रहे हैं, कितना लगेगा? ये फ्रॉड वाले केस की बात हो रही है। ड्यूटी प्लस 15% पेनाल्टी, ठीक है। डिमांड ऑर्डर से 30 दिनों के अंदर अंदर दे रहे हो, कितना लगेगा? ड्यूटी प्लस 25% पेनाल्टी। और अगर डिमांड ऑर्डर के 30 दिन के बाद दोगे तब क्या होगा? 100% पेनाल्टी। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपको पेनाल्टी कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
रिकवरी ऑफ ड्यूटीज। अब देखिए आप टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं तो आपके कस्टम डिपार्टमेंट क्या करेगा, फिर रिकवरी के एक्शंस लेगा। और रिकवरी एक्शन क्या होते हैं हम आपको बता देते हैं, ये सब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। रिकवरी एक्शन क्या होते हैं? रिकवरी एक्शन ये होते हैं, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। हर जगह आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, वहां से पैसा निकाला जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी सारी, जितनी भी लैंड बिल्डिंग जितना कुछ है वो सब क्या कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। आप पैसे नहीं देंगे, वो सब बेच दिया जाएगा, बेच के पैसे निकाल लिया जाएगा। यही रिकवरी प्रोसीजर है और नॉर्मली हर रेवेन्यू में यही लगता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ठीक है, चाहे वो दूसरे कोई भी टैक्सेस हो, कस्टम ड्यूटी हो, सब में यही तरीका है, ठीक है, कि अगर आप टैक्सेस सरकार के जमा नहीं करेंगे, वो आपके बैंक अकाउंट क्या कर लेंगे, सीज कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, बेच के पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम आपको ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ा देते हैं, ऑल्दो इसमें पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, सिंपली वही बात हमेशा कही गई है। An instrument that is any scrip or authorization or license or certificate as a reward or incentive scheme or duty exemption scheme or duty remission scheme has been obtained by a person by means of, आपने कुछ भी बेनिफिट ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, ड्यूटी रेमिशन स्कीम, ये सब पता है किस पे मिलता है, ये सब एक्सपोर्ट करने पे मिलता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो गवर्नमेंट बड़े सारे आपको फायदे देती है। हमने कुछ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया ही नहीं था, फ्रॉड से हमने ये सब चीज बेनिफिट ले लिया, ठीक है। कैसे किए आप ये सब कुछ, कैसे मैनेज किए, कॉल्यूजन, ठीक है। एक हमने इंपोर्टर पकड़ा, वो मेरे साथ पूरा फ्रॉड वाला गेम खेल रहा था, ठीक है। हमने कहा हम तुमको खाली कार्टून भेजेंगे, तुम दिखाना कि तुमने माल परचेज किया। उसने कहा हाँ हम लोग मिलकर ऐसा करेंगे। आपने कॉल्यूजन के जरिए, कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, मिल के करना, मिल के किसी गलती को अंजाम देना, इसको कॉल्यूजन, ठीक है। आपने कॉल्यूजन के जरिए किया, विलफुल मिसस्टेटमेंट, जानबूझ के गलत डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके आपने ये सब कुछ किया। सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आपने बहुत सारी बात दबाई जिससे वो बात साबित हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे गलत कहना तो गलत होता ही है, सच छुपाना भी गलत है। तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच छुपाया आपने, ठीक है। और विलफुल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, गलत बोला आपने, तो गलत बोल के तो गलत किए ही हो, और सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मतलब सच छुपा के भी तो गलत किए हो, ठीक है। और इस जरिए आपने क्या किया है, कुछ बेनिफिट मैनेज कर लिया है। तो ड्यूटी एंड इंटरेस्ट शुड बी रिकवर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग इन ऑर्डर टू रिकवर द सेम। 30 दिनों के अंदर अंदर रिकवरी की जाएगी इसकी। कैसे की जाएगी, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 28BA। आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लिया जाएगा, ठीक है। प्रोविजनली अटैच करने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर लेते हैं और ताला वाला मार देते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि पहले पैसा लाओ, ठीक है। पैसा लाओगे तब प्रॉपर्टी रिलीज भी कर देंगे, इसीलिए प्रोविजनल अटैचमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अटैचमेंट परमानेंट नहीं है, ताला जो मारा है डिपार्टमेंट ने परमानेंट नहीं है, तुम पैसे दे दोगे तो ताला खोल देंगे तुम्हारा, ठीक है। और अदरवाइज फिर प्रॉपर्टी बेची जाएगी और अकॉर्डिंगली पैसे रिकवर किए जाएंगे, ठीक है यहां तक। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सीजर ऑफ गुड्स। एक सीजर ऑफ गुड्स है, दूसरा कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स है। दोनों में अंतर समझते हैं आप, किसको सीजर ऑफ गुड्स कहा जाता है, किसको कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स कहा जाता है। एक लाइन बोलते हैं, इसको ध्यान से सुनिए तो आपको दोनों वर्ड में अंतर समझ में आ जाएगा। द गुड्स विच आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन गेट सीज्ड। जो गुड्स का कन्फिस्केशन किया जा सकता है उसे सीज कर लिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, कन्फिस्केशन का मतलब यह होता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो डिपार्टमेंट का उसके ऊपर अधिकार आ जाता है। जब डिपार्टमेंट का उसके ऊपर अधिकार आ जाता है आपकी कुछ गलती की वजह से, आपने कुछ गुड्स के साथ गड़बड़ किया है, जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे थे या फिर एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसका हक डिपार्टमेंट के पास आ जाता है। इसको कहा जाता है कन्फिस्केशन। और डिपार्टमेंट वाले जब अपना हक जताने लग जाते हैं, उस माल को पकड़ लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो उसको कहा जाता है सीजर। आई होप दोनों में अंतर समझ में आया, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। कन्फिस्केशन का मतलब भी क्या है, डिपार्टमेंट वालों का माल हो गया। सीजर का मतलब भी क्या है, डिपार्टमेंट वालों ने माल ले लिया। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कन्फिस्केशन का मतलब यह होता है कि आपने माल के साथ कुछ गड़बड़ी की और उस पर हक आपने अपना खो दिया, अब डिपार्टमेंट वालों का उस माल के ऊपर हक है, ठीक है। द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम
द इंपोर्टर ऑब्लिक एक्सपोर्टर टू डिपार्टमेंट, ठीक है। बट व्हेन डिपार्टमेंट यूजेस इट्स पावर, ठीक है, अब वो जो गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन है उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो उसको कहा जाता है सीजर, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये कि सीजर कब पॉसिबल है, कब माल अपने कंट्रोल में ले जाके रख लेगी, ठीक है। तो सीजर का मतलब क्या होता है, हम आपको एक लाइन में लिखवाएं, एक्चुअल फिजिकल पोजीशन बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑब्लिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब फिजिकली उसको पजेस कर लेती है, अपने पास रख लेती है, तो उसको कहा जाता है सीजर। सीजर अंडर सेक्शन 110 ऑफ द कस्टम्स लेस देन इज इक्वल टू 6 मंथ सो कॉज नोटिस इशूड। कहता है क्या सो कॉज नोटिस हुए 6 महीने या उससे कम हुए हैं, कहता है नो। नो का मतलब क्या हुआ, सो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट को इशू किए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आपसे पूछ रहे डिपार्टमेंट वाले कि इस माल का तुमने जो बताया था सब गलत किया है, तुमने ये कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं की है, और इस बात को नोटिस दिए कितना समय हो गया, 6 महीने से ज्यादा। क्वेश्चन ये था कि इज इट लेस देन इज इक्वल टू 6 मंथ सो कॉज नोटिस इशूड, तो हम कह रहे हैं नो। सो कॉज नोटिस इशू किए क्या 6 महीने से कम हुआ है, नो, मतलब 6 महीने से ज्यादा हो गया है। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया है, जिस माल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आपने ड्यूटी पे नहीं किया और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, गुड्स रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न, आप वो माल अब कस्टम वालों को दीजिए। आई बात समझ में, कि अगर आपको चिट्ठी लिखी गई थी कि आपने ये ड्यूटी गड़बड़ की है या जो भी व्हाटएवर, और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, 6 महीना हो गया इस बात को, तो अब माल ही वापस दे देना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये माल जो हम वापस दे रहे हैं, क्या इसको छुड़ाया भी जा सकता है? हाँ है, इसके भी प्रोविजंस देखिए। रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके गुड्स और डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया गया है तो उसे रिलीज कराया जा सकता है, छुड़वाया जा सकता है। सीज गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिलीज ऑन सबमिशन ऑफ बॉन्ड एंड श्योरिटी अंडर सेक्शन 110A ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। आप क्या कीजिए, उतने रुपए का बॉन्ड और श्योरिटी दे दीजिए उनको, ठीक है, और फिर कागजी कार्रवाई करते रहिए कि भाई क्यों नहीं हुआ इतना पैसा, क्यों इतना पैसा। पहले आपको जैसे उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए की आपकी ड्यूटी बनती है और आप मंजूर नहीं कर रहे हो, आपके हिसाब से 2 लाख की ड्यूटी नहीं बनती है, तो 2 लाख रुपए की पहले उनको बॉन्ड दे दीजिए ताकि वो शांति हो रखे। अब उसके बाद कागजी कार्रवाई करिए आप बैठ के, तो आपका माल भी रिलीज कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? Therefore, permission of commissioner of custom is not required. इसमें किसी परमिशन वगैरह की अब आवश्यकता नहीं होती। ये पहले की कहानी थी जब आपको परमिशन वगैरह लेना पड़ता था कि क्या हम माल छुड़ा ले, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सीधा ये सिस्टम है कि अगर आपको माल छुड़ाना है तो छुड़ा लीजिए, उतने रुपए का बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है, ताकि अगर आप केस हार जाते हो तो बॉन्ड से क्या किया जाएगा, पैसा रियलाइज कर लिया जाएगा, और अगर जीत जाते हो तो बॉन्ड वापस कर दिया जाएगा आपका। अगर 6 महीने से कम हुआ है, सो कॉज नोटिस आए अभी 6 महीने से कम हुआ है, तो ऐसे केस में आपको गुड्स वापस करने की जरूरत नहीं है, गुड्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न, ठीक है। 6 मंथ पीरियड फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 6 मंथ बाय द कमिश्नर ऑफ कस्टम। और अगर 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं और तब तक में आपको लग रहा है कि कागजी कार्रवाई में अभी और समय लगेगा, तो आप कमिश्नर ऑफ कस्टम से 6 महीने की और एक्सटेंशन ले लो। आपने पहले ही अगर एक्सटेंशन ले लिया है तो फिर आपसे गुड्स वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, यानी टोटल 12 महीने का समय मिल जाएगा आपको बहस करने के लिए डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो ये थी सीजर की कहानी। अब कन्फिस्केशन क्या है ये देखते हैं हम लोग। कन्फिस्केशन को हम एक लाइन में बताएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, ओनरशिप ऑफ गुड्स गोज आउट ऑफ हैंड ऑफ ओरिजिनल ओनर। बोलिए ठीक बात है कि नहीं है? जो उसका ओरिजिनल ओनर था उसके हाथ से ओनरशिप निकल गई है, ठीक है, इसको कहा जाता है कन्फिस्केशन। और जब डिपार्टमेंट वाले उसको फिजिकली कंट्रोल कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सीजर। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एप्लीकेबल टू एक्साइज इन कस्टम, ठीक है। अब तो एक्साइज ड्यूटी लगती ही नहीं है, लेकिन आज भी हालांकि यही लिखा हुआ है, एप्लीकेबल टू एक्साइज इन कस्टम, एज बिकॉज अभी कुछ आइटम ऐसे हैं, क्या एक्साइज लॉ पूरी तरीके से खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद? नहीं, अभी कुछ आइटम ऐसे हैं जिन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, जैसे टोबैको, ठीक है, इन पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है। अल्कोहलिक लिकर, इस पे आज भी पुरानी ड्यूटी लग रही है, एक्साइज, ठीक है।
नॉट एप्लीकेबल टू सर्विस टैक्स, एक्सपोर्टेड गुड्स कैनॉट बी कन्फिस्केटेड, एक्सपोर्टेड गुड्स को कन्फिस्केट नहीं किया जा सकता है, कर भी नहीं पाएंगे। जो माल गलत सही कैसे भी हमने एक बार देश के बाहर निकाल दिया तो उसको कैसे कन्फिस्केट कर पाएंगे। और तो जो माल हम इंपोर्ट करते हैं ना उसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं तो डिपार्टमेंट वाले कन्फिस्केट कर लेते हैं। ठीक है। गुड्स इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड, आपने गलत तरीके से इंपोर्ट किया है, इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे आप। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट कर दिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दिए देश के बाहर माल निकल गया तो कहां से कन्फिस्केट करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हो आप। कन्फिस्केशन ऑफ कन्विंस इफ यूज्ड इम्प्रॉपरली फॉर इंपोर्ट पब्लिक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कह रहे जिस जहाज से आप माल भेजना चाह रहे थे गलत तरीके से तो उस जहाज को भी कन्फिस्केट कर सकते हैं। अच्छा, कन्फिस्केशन ऑफ पैकेजेस एंड देयर कंटेंट, जैसे आज की तारीख में क्या किया गया है, जीएसटी में भी तो वही लॉ है कि अगर ट्रक वाला रास्ते में कहीं पाया जाता है बिना जीएसटी इनवॉइस के साथ माल लेके किसी का जा रहा था तो माल तो सीज कर ही लेंगे जीएसटी वाले, साथ में क्या ले लेंगे, ट्रक भी सीज कर लेंगे। तो अब ट्रांसपोर्टर खुद ही टेंशन में रहेगा, कहेगा बिना जीएसटी वाला माल है ना भैया ना, हम तो नहीं एक्सपोर्ट इसको ले जाएंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी डर है। ठीक है, माल सीज हो जाएगा जो भाई माल बेच रहा है उसका, लेकिन ट्रक वाले का ट्रक सीज हो जाएगा तो ट्रक वाला भी क्यों ये रिस्क लेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट अब कानून भी ऐसे बनाती है ना कि कोई भी नंबर 2 के व्यापार में किसी की कोई मदद ना करे, सबको ये डर रहे कि अच्छा मेरा भी नुकसान है, किसी को क्यों हम हेल्प करने जाएं किसी के नंबर 2 के व्यापार में। कन्फिस्केशन ऑफ पैकेजेस एंड देयर कंटेंट, कह रहा है कि पैकेजेस कंटेंट्स ये सब भी हम कन्फिस्केट कर सकते हैं। ठीक है, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर कंसीलिंग स्मगल्ड गुड्स, इसका मतलब क्या है, जैसे हम डायमंड मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कस्टम ड्यूटी डायमंड की नहीं देना चाहते हैं तो हमने किया क्या है पता है, एक्सपोर्टर को बोला कि डायमंड तुम क्या करना, जो शूज का सोल होता है उसको खोलना, उसके अंदर डायमंड डाल देना और शूज को फिट कर देना और शूज भेज देना। ठीक है, ताकि माल की वैल्यू कम रहेगी और हमको कस्टम ड्यूटी कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए गड़बड़ी कहां की है, डायमंड में गड़बड़ी कर रहे हैं ना, तो कन्फिस्केट क्या करेगा डिपार्टमेंट, डायमंड की जूता भी कर सकता है, जूता भी कर सकता है, ये कह रहा है। कह रहे ये नहीं कहोगे तुम्हारे जूते का तो कस्टम ड्यूटी हम दे ही रहे हैं प्रॉपर, गलत क्या कर रहे थे, डायमंड के साथ गलत कर रहे थे, ये नहीं कह रहे, सब कन्फिस्केट कर लेंगे। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर कंसीलिंग स्मगल्ड गुड्स, जिस गुड्स के साथ आप स्मगलिंग कर रहे हो डायमंड के साथ, उसको कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए जो गुड्स यूज किए हो उसको भी कन्फिस्केट कर सकते हैं। ठीक है, कन्फिस्केशन ऑफ स्मगल्ड गुड्स नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एनी चेंज इन फॉर्म। ठीक है, किसी भी तरीके से फॉर्म वगैरह चेंज करके आप इंपोर्ट कर रहे हो तो हम उस फॉर्म में क्या करेंगे, उसको कन्फिस्केट कर लेंगे। कन्फिस्केशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ स्मगल्ड गुड्स, आपने गुड्स स्मगलिंग की थी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब क्या होता है बता सकते हो? आप विदेश से कोई भी माल मंगाते हो और उस पर अगर ड्यूटी पे नहीं करते हो तो उसको स्मगलिंग कहा जाता है, बस। ठीक है, स्मगलिंग क्या होता है, बिना ड्यूटी पे किए विदेश से माल मंगाना। ठीक है, धीरे से चोरी से बॉर्डर क्रॉस करा देना। ठीक है, इसको कहा जाता है स्मगलिंग। आपने स्मगलिंग तो कर ली, उस समय तो डिपार्टमेंट वाले पकड़ नहीं पाए, आपने माल बेच भी दिया, तब पता चला अच्छा तुमने तो स्मगलिंग की थी। ठीक है, तो जो बेच के पैसा आया है कह रहा उसको भी वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरी मेहनत हो गई थी, बेच बाच भी लिए थे, तब जाके पता चल गया तो भी आएंगे घर पे और ले जाएंगे पैसा। ठीक है, ये कह रहा है। तो समझ में आया क्या क्या कन्फिस्केट कर सकते हैं, वो माल कन्फिस्केट कर सकते हैं जो हम इम्प्रॉपरली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कन्वेंस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो कन्फिस्केट कर लेंगे, किसी माल में छुपा के कुछ माल भेजना चाह रहे थे, मंगाना चाह रहे थे तो उस माल को कन्फिस्केट कर लेंगे, कोई माल हमने इंपोर्ट कर लिया उसको बेच बाच भी दिया, स्मगलिंग की थी हमने, तो कह रहा है उसका पैसा ले लेंगे हम तुमसे। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग पेनाल्टीज फॉर इंपोर्टेड गुड्स। पेनाल्टीज फॉर इम्प्रॉपर इंपोर्ट। इम्प्रॉपर इंपोर्ट का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर इंपोर्ट उसे कहा जाता है जैसे कि आप जो माल इंपोर्ट नहीं कर सकते हो आपने वो माल इंपोर्ट किया। जैसे आपको पता है ना कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड है, आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। कैसे, जितने भी ऑप्शंस आइटम है, ठीक है, जैसे
पॉर्न फिल्म की सीडीज हैं, क्या आप इंपोर्ट कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट डू दैट। जैसे कोई भी इंडियन मैप्स वगैरह हैं जिसकी एक्सटर्नल बाउंड्रीज वगैरह को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है, कैन यू इंपोर्ट दोज आइटम्स और कैन यू एक्सपोर्ट दोज आइटम्स? नो। तो देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, यू कैन नॉट डू सो, यू कैन नॉट डू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दोज आइटम्स। आपने उस आइटम का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंपोर्ट है। दूसरा इम्प्रॉपर इंपोर्ट क्या होता है? 10 लाख रुपए का माल इंपोर्ट कर रहे हो, बता कितने का रहे हैं? 4 लाख रुपए का, इसे इम्प्रॉपर इंपोर्ट कहा जाता है। तो एक बार हम रिपीट करें, व्हाट इज इम्प्रॉपर इंपोर्ट? इम्प्रॉपर इंपोर्ट का मतलब होता है प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट, कि माल प्रोहिबिटेड है, आप कर ही नहीं सकते इंपोर्ट, फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है। कैसे कर रहे होगे? गलत बता के आप कर रहे हो ना, आप प्रोहिबिटेड है लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो कि ये आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कुछ और आइटम बता रहे हो कस्टम ऑफिसर को कि ये हमने इंपोर्ट किया है। ये इंप्रॉपर इंपोर्ट होता है। और 10 लाख रुपए वैल्यूएशन कम करना, 10 लाख रुपए का माल है, आप 4 लाख रुपए बता रहे हो, दिस इज ऑल्सो इंप्रॉपर इंपोर्ट। प्रोहिबिटेड गुड्स अगर आपने इंपोर्ट कर लिया है तो ऐसे में पेनाल्टी आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी? नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स 5,000 रुपया, विच एवर इज हायर। मतलब समझिएगा, आपने प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट किया है। किसका इंपोर्ट किया बच्चों? प्रोहिबिटेड गुड्स का। कितने रुपए का? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए का प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट किया आपने, आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगाई जाएगी? 10 लाख रुपया और 5,000 रुपया, विच एवर इज हायर। हायर कितना? 10 लाख। यानी प्रोहिबिटेड गुड्स का अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो जितने रुपए का माल होता है उतने रुपए की पेनाल्टी भी लग जाती है, ठीक है। पेनाल्टी लग रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी कि नहीं? इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। इसका तो जो भी ड्यूटी बनता है, 10 लाख रुपए का माल इंपोर्ट किया तो वो तो लगेगा ही लगेगा। 10 लाख रुपया पेनाल्टी ले लेंगे। मान लीजिए 30% की ड्यूटी है, तो 10 लाख का 30% 3 लाख रुपए तो टैक्स जमा किए हो भाई। अब पेनाल्टी ये तो करना ही नहीं था, इंपोर्ट कर कैसे दिए? अब इस बात का 10 लाख रुपया और देना पड़ेगा। ड्यूटीएबल गुड्स अदर देन प्रोहिबिटेड गुड्स। आपने ड्यूटीएबल गुड्स का इंपोर्ट किया है विच इज अदर देन प्रोहिबिटेड गुड्स, लेकिन गलत तरीके से इंपोर्ट किया है। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द ड्यूटी सॉट टू बी इवेडेड। जितना टैक्स आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उसका 10%। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द ड्यूटी सॉट टू बी इवेडेड। जितना टैक्स बचाने की आप प्रयास कर रहे थे हम, उसका 10% या फिर 5,000 रुपया, विच एवर इज हायर। चलो बच्चों में साथ साथ बोलो, अगर प्रोहिबिटेड गुड्स इंपोर्ट किए हो तो प्रोहिबिटेड गुड्स की वैल्यू या 5,000 रुपया, विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर जो गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं वो गुड्स इंपोर्ट किए हैं, तो जितना टैक्स बचाने का प्रयास किए हैं उसका 10% या 5,000 रुपया, विच एवर इज हायर। इसके बाद पेनाल्टी 25% लगती है, ये सब हमको मालूम है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, सब मालूम है ना। ये सब पेनाल्टी कब 25% हो जाती है, कब 15% हो जाती है, एक बार रिपीट करा देते हैं। अगर फ्रॉड वाला केस था, ठीक है, सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर अंदर करोगे, पेनाल्टी 15% हो जाती है। डिमांड ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर अंदर कर दोगे तो 25% पेनाल्टी हो जाती है। ये सब हमको मालूम है, कब कम हो जाती है ये सिनेरियो मालूम है, ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। मिस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। मिस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, तो मिस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के अंदर भी 2 केसेस हैं, एक केस ये है, एक केस ये है। तो आप ऐसे समझिए, हम लोग 4 केसेस यहां पे पढ़ रहे हैं। एक ये वाला है प्रोहिबिटेड गुड्स, दूसरा ये ड्यूटीएबल गुड्स का इंपोर्ट किया, तीसरा है प्रोहिबिटेड है और हम वैल्यू भी कम बता रहे हैं, चौथा है कि प्रोहिबिटेड तो नहीं है लेकिन वैल्यू कम बता रहे हैं। मतलब पहले दूसरे सिचुएशन में क्या था, माल जो आना नहीं चाहिए था वो हम ला रहे हैं, वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का माल था, लाना ही नहीं था लेकिन लाए। दूसरा केस क्या था कि 10 लाख रुपए के माल को हम लाए तो हैं लेकिन वो लाना नहीं, वो बेसिकली उसको गलत तरीके से हम इंपोर्ट किए, कुछ और माल बता के इंपोर्ट किए। था ए 10 लाख रुपए का, बता क्या रहे थे 10 लाख का बी है। क्यों ऐसा कर रहे होंगे? बी पे कम टैक्सेस लगता है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ए पे टैक्स का रेट ज्यादा था, बी पे टैक्स का रेट कम था, तो हमने सोचा बी बता के इंपोर्ट कर लेते हैं, टैक्सेस कम हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा वाला केस बच्चों ये है कि गुड्स प्रोहिबिटेड है, लाना ही नहीं था, हम एक तो लाना नहीं था, ला रहे हैं और वैल्यू भी कम बता रहे हैं, प्लस मिस डिक्लेरेशन वैल्यू। समझ में आया? तो ऊपर पहले और तीसरे में क्या अंतर हो गया बच्चों? पहले वाला था कि लाना नहीं था माल 10 लाख रुपए का,
हम ला रहे हैं लेकिन बता 10 ही लाख रहे हैं। तीसरा वाला केस हो गया कि 10 लाख रुपए का माल लाना ही नहीं था, हम एक तो ला रहे हैं और साथ में 4 लाख रुपए वैल्यू भी बता रहे हैं। चौथा केस क्या है बच्चों? चौथा केस ये है कि ड्यूटीएबल गुड्स से मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं ऑफ वैल्यू भी, मतलब कि 10 लाख रुपए के माल को 4 लाख रुपए बता रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रोहिबिटेड गुड्स होता है तो ऐसे केस में क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स, एक्चुअल वैल्यू माइनस डिक्लेयर्ड वैल्यू इज द डिफरेंस, इन दोनों का हायर, और 5,000 रुपया फिर उसमें से भी हायर, मतलब 3 में से हायर। क्या क्या? प्रोहिबिटेड गुड्स की वैल्यू जितना डिक्लेयर किए माइनस जितने का माल है माइनस जितना डिक्लेयर किए उसका डिफरेंस, तीसरा 5,000 रुपया विच एवर इज हायर। यानी ये ऐसे लगेगा जैसे प्रोहिबिटेड गुड्स लाए कितने का? 10 लाख, ठीक है, दिखाए कितने का? 6 लाख, दिखाए कितने का? 6 लाख, तो 10 लाख में से 6 लाख माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 4 लाख। चौथा, तीसरा 5,000, तीनों में से ज्यादा क्या है? 10 लाख, 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी क्या होगी? नंबर 1 प्रोहिबिटेड गुड्स की वैल्यू, नंबर 2 डिक्लेयर्ड ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्लेयर्ड वैल्यू, तीसरा क्या होगा? 5,000। यहां वाले केस में देखिए, चौथे केस में ड्यूटी सॉट टू बी इवेडेड, टैक्स बचाने का प्रयास, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस डिक्लेयर्ड वैल्यू, 10 लाख रुपए के माल को 4 लाख रुपए अगर दिखाएं तो 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख। पहला क्या था? टैक्स बचाने का प्रयास, और तीसरा 5,000 रुपया विच एवर इज हायर। Illustration 2. A person makes an unauthorized import of goods liable to confiscation. The value of those goods as computed by the custom officer is 20 lakh. वो 20 लाख रुपए का माल है। Exclusive of basic custom duty 12%. इस पे basic custom duty कितने की लगती है? 12%। अभी कह रहा है ये नहीं जोड़े हैं, 20 लाख रुपए का माल है, अभी 12% इस पे ड्यूटी भी लगेगी। You are required to compute penalty. आपको पेनाल्टी बतानी है अंडर सेक्शन 112 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। कह रहा है ये 4 केसेस हैं, ये चारों अलग अलग केसेस हैं, सब केस की पेनाल्टी बताओ, अलग अलग पढ़ना सबको, एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है इन केसेस का। तो आपको जब हम केस पढ़ेंगे ABCD तो आप हमको बताना कि हमको कौन सी वाली पेनाल्टी लगानी है। 1 2 3 4 अभी पढ़ाए हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4, तो बताना कौन सी पेनाल्टी लगेगी। A, if imported goods are prohibited goods, imported goods prohibited goods है, duty and interest paid after 30 days from the date of receipt of order, ऑर्डर आने के, डिमांड ऑर्डर आने के 30 दिन के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं ड्यूटी की। अच्छा, whether your answer is different if duty and interest paid within 30 days from the date of so cause notice, कह रहा है फिर अगर मान लो क्या आपका आंसर अलग होगा अगर 30 दिन सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर अंदर जमा कर दिए तो। चलो वो सब बात की बात है, कितना, पहले तो हम ये बनाते हैं कि कितनी पेनाल्टी बनती है। इंपोर्टेड गुड्स है, प्रोहिबिटेड है, पेनाल्टी कितनी बनेगी? कौन सा केस है? पहला केस, प्रोहिबिटेड गुड्स लाना ही नहीं था, वो माल लेके आए हैं, तो क्या था पेनाल्टी? वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स ऑफ 5,000 विच एवर इज हायर, वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स ऑफ 5,000 रुपीज विच एवर इज हायर, यही ना था। नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स, यानी वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स 5,000 रुपया विच एवर इज हायर, तो वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स कितना? 20 लाख, 5,000 रुपया विच एवर इज हायर, 20 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी बच्चों यहां पे, तो पेनाल्टी 20 लाख। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात बच्चों क्या बोल रहा था? डिमांड ऑर्डर से, आपसे कह रहा था कि डिमांड ऑर्डर के 30 दिन के बाद आपने पेमेंट किया, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के 30 दिन के बाद, तो 30 दिन के बाद अगर पे करते हैं ऑर्डर के तो कितनी पेनाल्टी लगती है? पूरी वही 100%, ठीक है। पेनाल्टी 20 लाख रुपए की बनी है तो 20 लाख रुपए पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर अंदर दे देते तो, सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर देते तो 15% पेनाल्टी होती है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग कौन से केस को मान के कर रहे हैं सॉल्व? फ्रॉड वाला या बिना फ्रॉड वाला? फ्रॉड वाला। अगर एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा तो आप क्या मान के चलोगे? फ्रॉड वाला ही। अरे रेयर केसेस होते हैं जब इंसान बड़ा भोला बन जाता है, कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था,
ठीक है। हमेशा आपको क्या बाई डिफॉल्ट मान के चलना है, फ्रॉड का केस। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा, अगर फ्रॉड का केस नहीं होगा ना, क्वेश्चन बताएगा कि दिस केस हैज बीन ट्रीटेड एज नॉट अ फ्रॉड केस, कि डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं, मानने को तैयार होंगे कि ये फ्रॉड का केस नहीं है। अब वो 1% का केस होता है, डिपार्टमेंट वाले कभी भी बोलते हैं क्या कि ये फ्रॉड का केस नहीं है, वो बोलते हैं फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, 99.99% केसेस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एज्यूमिंग इट टू बी अ फ्रॉड केस। आपको एग्जाम में भी यही मान के करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि मासूम चेहरा बना के अगर बैठे रहेंगे डिपार्टमेंट वालों के पास तो वो कहेंगे अच्छा अच्छा ये तो बहुत ही मासूम है, इससे तो ये इसने तो फ्रॉड नहीं किया होगा। ऐसा नहीं होगा, वो फ्रॉड ही मानेंगे। ठीक है, तो सो कॉज नोटिस से 30 दिनों के अंदर अंदर अगर कर देंगे तो 15% पेनाल्टी होती है, तो 20 लाख का 15% कितना हो गया, 3 लाख रुपया। ठीक है, चलो बी केस पढ़ो। If imported goods are non-prohibited goods, duty and interest paid within 30 days of the receipt of order under section 112(b)(2) of the Custom Act 1962. Whether your answer is different if duty and interest has been paid within 30 days of the receipt of so cause notice. कह रहा है आपने इंपोर्ट किया है नॉन प्रोहिबिटेड गुड्स, ठीक है, आपने डिमांड ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर जमा कर दिया है। फिर कह रहा है कि अगर मान लो सो कॉज नोटिस के 30 दिनों के अंदर जमा किए होते तो क्या होता। चलो बाद में बात करते हैं ये सब की, पहले पेनाल्टी बनेगी कितनी, पेनाल्टी बनेगी कितनी वो। अगर आपने नॉन प्रोहिबिटेड गुड्स इंपोर्ट किया है तो ऐसे केस में होता है जितना टैक्स बचाने का प्रयास किए और 5000 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो कितना टैक्स बचाने का प्रयास किए, कितना टैक्स बचाने का हम प्रयास किए ये निकाल लेते हैं। बी वाला केस, टैक्स sought to be evaded. Tax sought to be evaded. ये हो जाएगा मेरा 20 लाख रुपया का 12.36% लिख रहे हैं बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना। क्यों 12% अगर बीसीडी होता है तो 2% एजुकेशन सेस और 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, 3% टैक्स पे टैक्स लग जाता है, तो 12% का 3% कितना होता है 0.36। ठीक है, तो 12.36% निकाल दीजिए, कितना हो रहा है, $20 लाख इंटू 12.36%, ये हो जा रहा है आपका 2,47,200 रुपया। ठीक है, इफ इट इज नॉट अ फ्रॉड केस, अगर ये फ्रॉड केस नहीं है, ठीक है, तो पेनाल्टी आपकी जो बनेगी इस पे वो बनेगी 2,47,200 इंटू 10%, 24,720 रुपया होगा। और आपने कब जमा किया है, पेड विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर से 30 दिनों के अंदर अंदर, ऑर्डर से 30 दिनों के अंदर जमा करते हैं, पेनाल्टी कितनी लगती है, इफ पेड विद इन 30 डेज ऑफ डीओ डिमांड ऑर्डर, तो 25% लगती है, 24,720 इंटू 25%, ना 25% लगता है 6180। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा था कि मान लो अगर सो कॉज नोटिस से ही 30 दिन के अंदर जमा कर दिए तो कुछ लगेगा ही नहीं, नॉट ए फ्रॉड केस को डिस्कस कर रहे हैं। नो पेनाल्टी इफ पेड विद इन 30 डेज ऑफ सो कॉज नोटिस। ठीक है, अच्छा इसको हमने फ्रॉड केस क्यों नहीं माना, देखिए हम इन केसेस को ना फ्रॉड केस मानते हैं। जैसे यहां पे आइए, प्रोहिबिटेड गुड्स इंपोर्ट की हो,
अरे ये माल लाया ही नहीं जाता, तुम लेके आओ, फ्रॉड केस मानते हैं इसको। ठीक है, हम ड्यूटीएबल गुड्स लेके आए हैं, ठीक है, तो इसको हम नॉट अ फ्रॉड केस भी मान सकते हैं कि भाई वो प्रोहिबिटेड गुड्स तो था नहीं, ठीक है। लेकिन अब नीचे देखिए ये 3 और 4 वाला केस, इसमें वैल्यू कम कर रहे हैं, तो वैल्यू कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो तो जानबूझ के ही कर रहे होंगे। तो 3 और 4 को भी हम फ्रॉड केस की तरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी बस जो दूसरी वाली सिचुएशन है उसमें हम नॉट अ फ्रॉड केस भी मान सकते हैं, ठीक है। और पहला, तीसरा, चौथा में तो फ्रॉड मानेंगे, दूसरे में मतलब फ्रॉड भी मान सकते हैं, नॉट अ फ्रॉड भी मान सकते हैं। दूसरे वाले केस को जो हम लोग ने डिस्कस किया था, इसको हम दूसरे वाले को फ्रॉड भी मान सकते हैं और नॉट अ फ्रॉड केस भी मान सकते हैं। लेकिन पहला, तीसरा और चौथा आएगा तो आपको फ्रॉड ही मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, सी, इफ डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डिक्लेयर्ड एज सम अदर गुड्स इज 15 लाख, दैट इज नॉन प्रोहिबिटेड गुड्स। कह रहे एक तो गुड्स कुछ और बता दियो, ए लाए थे बी बता दिए हो, और तो और 15 लाख रुपया भी बताए। ये कौन सा केस हो गया, ए को बी बता रहे हो, ऊपर से 20 लाख का 15 लाख बता रहे हो, ये कौन सा केस हो गया, ये वाला केस है, चौथा वाला केस। ड्यूटीएबल गुड्स है, प्रोहिबिटेड तो नहीं है, लेकिन आप मिस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी कर रहे हो, ठीक है, ये वाला केस हो गया। तो इसमें क्या होता है, ड्यूटी सॉट टू बी इवेटेड, टैक्स बचाने का प्रयास, डिफरेंस ऑफ वैल्यू और 5000 रुपया। आइए सी करते हैं, सी पहला क्या है, इसमें सी में टैक्स सॉट टू बी इवेडेड, टैक्स बचाने का प्रयास। बेसिकली हम क्या किए होंगे, हम आपको थोड़ा और समझाते हैं। जैसे हम माल लाए हैं ए, ठीक है, हम उसको बता क्या रहे होंगे, बी। क्यों बता रहे होंगे बी, क्योंकि बी पे या तो टैक्स बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा टैक्स कितना बच गया, अगर मान लीजिए हम ए मंगा रहे हैं और बी अगर हम उसको दिखा दे रहे हो बी पे टैक्स है ही नहीं, तो ए पे जितना टैक्स लगा सब बच गया। और अगर ए पे 1 लाख रुपए का टैक्स लग रहा है और बी पे 20,000 रुपए का लग रहा है, तो 80,000 बच गया, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, ये तो लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में कि लिखा है, नहीं, बस क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्लेयर्ड एज सम अदर गुड्स, कुछ और बता रहे हैं। भाई साहब क्या बता रहे हैं, उस पे क्या टैक्स है, ये सब तो कुछ बताया ही नहीं। जब नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट पता है हम क्या समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं कोई ऐसा आइटम होगा जिस पे टैक्स लगता ही नहीं होगा। अपने से कल्पना कर सकते हैं क्या, उसने बी बताया होगा भाई उसका टैक्स रेट 5% होता होगा, अरे इतना नहीं कर सकते एग्जाम में, अपने मन से कैसे कुछ भी काल्पनिक कहानी बना सकते हो, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं बेसिकली कि जितना टैक्स लग रहा था सब बच गया, ठीक है। तो टैक्स नॉट टू बी इवेटेड, हम समझ रहे हैं कि 20 लाख रुपए का माल का वो पूरा 12.36% बचा लिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसने 15 लाख रुपए वैल्यू दिखाई है ना उस माल की जो लाया है, और उस पर भी 4% का टैक्स हो, तो 20 लाख के 12.36% में से वो 4% 15 लाख का घटाएंगे, बचाया तो उतना ही, लेकिन हमको पता नहीं ना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो टैक्स नॉट टू बी इवेटेड, बचाने का प्रयास कितना, 20 लाख का 12.36%, 24,720 रुपया। दूसरा कहता है डिफरेंस, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस डिक्लेयर्ड वैल्यू, वो कर लीजिए, एक्चुअल वैल्यू माइनस डिक्लेयर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू है 20 लाख, डिक्लेयर्ड वैल्यू 15 लाख, यानी 5 लाख। और तीसरा क्या होता है, 5,000। तीनों का हायर, तीनों का हायर, तो पेनल्टी कितनी लग जाएगी, 5 लाख, ठीक है। तीनों में से जो ज्यादा है वो तो 5 लाख है, तो 5 लाख लग जाएगी पेनल्टी। आइए, ठीक है, हो गया। अब डी पार्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डिक्लेयर्ड एज सम अदर गुड्स इज 15 लाख, दैट इज प्रोहिबिटेड गुड्स। लाए प्रोहिबिटेड गुड्स हो, वैल्यू 15 लाख रुपया बता रहे हो और माल भी कुछ और बता दिए, क्योंकि भाई प्रोहिबिटेड है तो प्रोहिबिटेड बोल के तो ला नहीं पाएंगे, तो हम कोई और माल बता दिए और 15 लाख रुपया वैल्यू भी बता दिए। तो क्या होता है इस केस में पेनल्टी, ये केस नंबर 3 हो गया, समझ में आ रहा है ना, केस नंबर 3 हो गया ये वाला, प्रोहिबिटेड गुड्स और मिस डिक्लेरेशन भी।
तो नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड, प्रोहिबिटेड गुड्स की वैल्यू, दूसरा डिफरेंस और तीसरा 5000। वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स, पहला वैल्यू ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स कितना, बोलो कितना, 20 लाख। दूसरा एक्चुअल वैल्यू माइनस डिक्लेयर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस डिक्लेयर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 20 लाख, डिक्लेयर्ड वैल्यू 15 लाख, 5 लाख। तीसरा 5000, तीनों का हायर, पेनाल्टी कितनी, 20 लाख। तो डी केस में आपकी पेनाल्टी बनेगी 20 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग ने इसलिए भी किए हैं कि आपको एग्जाम में कभी कभी पेनाल्टी कंप्यूट करने के लिए आती है। ठीक है, कि आप पेनाल्टी कंप्यूट करके दिखाइए कितनी होगी, तो आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिडेम्पशन फाइन, रिडेम्पशन फाइन क्या चीज होती है? अगर आपका गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन होता है कि डिपार्टमेंट वाले आपका माल कन्फिस्केट कर सकते हैं, तो आपको डिपार्टमेंट वाले चाहे तो ऑप्शन दे सकते हैं, आपके ऊपर नहीं है। डिपार्टमेंट वाले चाहे तो ऑप्शन दे सकते हैं कि चलो तुम 5 लाख रुपया देके अपना माल ले जा भी सकते हो। तो अगर आपने 5 लाख रुपया देके माल छुड़ा लिया अपना, जो गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन था, तो उसको 5 लाख रुपए को कहा जाता है रिडेम्पशन फाइन। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज रिडेम्पशन फाइन? रिडेम्पशन फाइन का मतलब होता है वो पैसे जिसको दे के आप गुड्स विच आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन उसको छुड़वा सकते हैं। ठीक है, क्या ये ऑप्शन सभी के लिए? जो मर्जी, अगर मेरा गुड्स कन्फिस्केट हो रहा है तो हम कहेंगे हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं, दो मेरा माल? नहीं, कस्टम वाले अगर आपको ये ऑप्शन देते, ये उनकी मर्जी के ऊपर है। अगर कस्टम वाले आपको ये ऑप्शन देते हैं तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग रिडेम्पशन फाइन। रिडेम्पशन फाइन, द टर्म रिडेम्पशन फाइन मींस ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन के बदले में फाइन दे दो, इसी को कहा जाता है रिडेम्पशन फाइन। द फाइन shall not exceed the market price of the goods confiscated less the duty on imported goods। कह रहा है कि फाइन कभी भी मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स कन्फिस्केटेड लेस द ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इससे ज्यादा फाइन नहीं लग सकता। क्या मतलब है? मान लीजिए 5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू का माल है, 5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है माल की। ठीक है, तो आपसे रिडेम्पशन फाइन कितना लिया जा सकता है? कह रहा है रिडेम्पशन फाइन ज्यादा से ज्यादा पता है कितना लिया जाएगा? 5 लाख। 5 लाख में से कस्टम ड्यूटी माइनस कर दीजिए। मान लीजिए इस 5 लाख रुपए के माल पे कस्टम ड्यूटी पता है कितनी थी? 1 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपए से ज्यादा फाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा क्यों 4 लाख रुपया कह रहा है। माल कितने का बिकेगा मार्केट में? 5 लाख रुपया। और जब हम कस्टम से माल छुड़ाएंगे अपना, तो हमको क्या क्या देना पड़ेगा? मेरा गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन है तो रिडेम्पशन फाइन देना होगा, और साथ में क्या देना होगा? कस्टम ड्यूटी भी तो देंगे। तो 4 लाख रुपया रिडेम्पशन फाइन दे दिए तो 1 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी भी तो देंगे। तो 5 लाख रुपया तो दे ही दिया, और मार्केट में बेच के भी कितना पाएंगे? 5 लाख रुपया। तो इससे ज्यादा ले लोगे क्या हमसे? 5 लाख रुपया का वो टोटल माल है। अरे तो डिपार्टमेंट वाले कितना हमसे नोच लेंगे? ज्यादा ज्यादा 5 लाख रुपया। इसीलिए कह रहा है कि फाइन कितना लेंगे? 4 लाख। क्योंकि फाइन 4 लाख रुपए लेगा, 1 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी भी तो लेगा। ठीक है, फिर देखिए, such an importer is liable to pay in addition to the custom duty and charges payable in respect of such import the penalty, namely redemption fine। कह रहा है this is in addition to the custom duty। हाँ भाई, मालूम है हमको कस्टम ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, साथ में रिडेम्पशन फाइन भी देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, कस्टम ड्यूटी और रिडेम्पशन फाइन ये मिला के कितना हो जाता है? जितना मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स होता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी बनी है, तो 8 लाख रुपए रिडेम्पशन फाइन ले लिया जाएगा। बताइए कोई छुड़वाएगा क्या माल अपना? तुम ही रख लो उससे अच्छा। ठीक है, कन्फिस्केटेड गुड्स कैन बी रिडीम्ड। रिडीम करने का मतलब होता है छुड़वा लेना, और रिडेम्पशन फाइन का मतलब होता है छुड़वाने के लिए जो फाइन देते हैं। ठीक है, यहां रिडीम का मतलब क्या होता है? जब भी हम कस्टम में बोलेंगे रिडीम, तो रिडीम का मतलब होगा माल छुड़वा लेना। ठीक है, कन्फिस्केटेड गुड्स कैन बी रिडीम्ड। Under Customs Act 1962, can redemption fine be imposed and penalty under Section 112 be levied after release of imported goods on execution of a bond?
if it is found subsequently that there has been an irregularity in the import. Discuss with the help of the decided case laws, if any. Goods liable for confiscation. यहां पे नो नहीं है बच्चों, यहां पे यस है, इसको यस करिए. Goods liable for confiscation. Confiscated goods can be redeemed. अगर goods liable for confiscation है तो वो redeem हो सकता है. Redemption fine can be imposed. Redemption fine could also be imposed under section 125. Goods liable for confiscation नहीं है, ठीक है. अगर goods liable for confiscation नहीं है तो redemption नहीं होगी उसकी. redemption नहीं होगी, क्या कोई redemption fine लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता. It is important to note that for levying the penalty under section 112, that is improper import, it is immaterial as to whether goods are available for confiscation or not, because the said penalty is imposed when the goods are liable for confiscation. कह रहा है इन सभी बातों का 112 की पेनाल्टी से कोई मतलब नहीं है. इसके पहले भी हम लोग पेनाल्टी निकाल रहे थे ना, कह रहा उस पेनाल्टी से कोई मतलब नहीं है, वो तो लगेगी ही लगेगी. उसके बाद ये रिडेम्पशन फाइन वगैरह अगर लगता है तो वो अलग से लगता है. ठीक है. इलस्ट्रेशन 3 देखिए. अच्छा एक बात समझिएगा, हमने आपको जो बताया कि रिडेम्पशन फाइन कितनी लगी, 5 लाख रुपए का माल है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस कस्टम ड्यूटी कर देंगे. 5 लाख रुपए का माल है, 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी बनती है तो 4 लाख रुपए का रिडेम्पशन फाइन लगेगा. 4 लाख रुपए का रिडेम्पशन फाइन लगेगा, ये बात फिक्स नहीं है. 4 लाख रुपए का मैक्सिमम लग सकता है. ठीक है. अब डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन फाइन पे हम तुम्हें छोड़ देंगे माल, तो ठीक है. ठीक है. 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते. ये रिडेम्पशन फाइन की मैक्सिमम लिमिट है कि जितना का माल है मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस कस्टम ड्यूटी, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिडेम्पशन फाइन. इलस्ट्रेशन 3 देखिए. अ पर्सन मेक्स एन अनऑथराइज्ड इंपोर्ट ऑफ गुड्स लायबल टू कन्फिस्केशन. हमने कुछ अनऑथराइज्ड इंपोर्ट किया है, उसका कन्फिस्केशन हो जाना चाहिए. आफ्टर एडजुडिकेशन. व्हाट इज एडजुडिकेशन? एडजुडिकेशन का मतलब होता है जो भी बहसबाजी चल रही है, केस वेस हो रहा है, ठीक है, फैसला. ठीक है. तो जब आपका केस सॉल्व होता है तो असिस्टेंट कमिश्नर प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू द इंपोर्टर टू पे फाइन इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन. असिस्टेंट कमिश्नर कह रहा है कि आप एक काम करो, आप फाइन पे करके माल छुड़वा लो. इट इज प्रपोज टू इंपोज अ फाइन इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन इक्वल टू 50% ऑफ द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. कितना फाइन मांग रहा है? कह रहा है जितना तुम कमाओगे उसका आधा फाइन देके चल जाओ. तो ध्यान दीजिएगा, जितना मार्केट प्राइस है उसमें से कस्टम ड्यूटी माइनस करके उतना नहीं मांग रहा है. कितना बोल रहा है? प्रॉफिट का आधा. ठीक है. तो कुछ भी मांग सकता है. ठीक है. बस मैक्सिमम लिमिट एक आपको बताई गई थी वहां पे, तो वो बोल रहा है मार्जिन का आधा. तो ठीक है, निकाल लो मार्जिन का आधा. एसेसेबल वैल्यू माल की 50,000 है, ड्यूटी पेबल इस पे 20,000 है. 50,000 रुपया का माल आया है. ठीक है. 20,000 रुपया हम उस पर ड्यूटी दे दिए तो माल कितने का हो गया? 70,000. 1 लाख रुपया उसकी मार्केट वैल्यू, कमाएंगे कितना? 30,000. तो फाइन कितना? 15,000. तो ऐसे आसान क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आपको मजा आएगा कि नहीं? बहुत मजा आएगा. ठीक है. फिर से रिपीट करते हैं. एसेसेबल वैल्यू 50,000, 20,000 रुपए का उस पर ड्यूटी लग जाएगा तो 70,000 रुपए का माल हो गया. 1 लाख रुपए में बेचेंगे यानी 30,000 रुपया कमाएंगे. 30,000 रुपए का आधा, 15,000 रुपए की पेनाल्टी, फाइन. ठीक है. नॉट पेनाल्टी, फाइन. इसको कौन सा फाइन कहा जाता है? रिडेम्पशन फाइन. तो देख लीजिए हमने निकाल दिया, ये रहा देखिए रिडेम्पशन फाइन 15,000. टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को? वीजा कस्टम ड्यूटी भी तो देंगे, वीजा कस्टम ड्यूटी और 15,000 का फाइन मिला के 35,000 रुपए की टोटल पेमेंट करेंगे. ये रहा 35,000. ठीक है. इलस्ट्रेशन 4 देखिए. Mr. D, an exporter, was held guilty of exporting prohibited goods due to which his goods were confiscated. He demanded the release of goods in lieu of redemption fine under section 125 of the Custom Act 1962. However, the custom officer denied to grant him the said option. Examine whether in the instant case the custom officer is bound to release the goods in lieu of redemption fine. Custom officer is bound to release the goods in lieu of redemption fine? बिल्कुल नहीं. कस्टम ऑफिसर चाहे तो रिडेम्पशन फाइन का ऑप्शन दे सकता है, वो बाउंड नहीं है कि रिडेम्पशन फाइन लेके माल को रिलीज करे. ठीक है. द एक्सपोर्टर गिल्टी ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू सच एन ऑप्शन टू पे फाइन इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन. इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू गिव और नॉट टू गिव सच एन ऑप्शन टू द एक्सपोर्टर गिल्टी ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स. जिसने गलत तरीके से गुड्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है उसको
रिडेम्पशन फाइन पे माल छुड़ा लेने का ऑप्शन देना, ये डिपार्टमेंट का मन है, डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ऑप्शन दे चाहे तो ना दे। ठीक है, तो यहां पे जो बोल रहा था कि बाउंड है वो कस्टम ऑफिसर, तो वो गलत है, तो हम कहेंगे कि नो इज नॉट बाउंड एट ऑल। ठीक है, तो अभी अभी आपने रिडेम्पशन फाइन देखा और अब देखने जा रहे हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। एक बार रिडेम्पशन फाइन को फिर से बोलते हैं। व्हाट इज रिडेम्पशन फाइन? माल आपका लायबल फॉर कन्फिस्केशन है और आप फाइन देके माल छुड़वा ले रहे हो। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या चीज है? कस्टम के तहत आपको जेल होनी है और आप पैसे देके जेल जाने से बच जा रहे हो, इसको कहा जाता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। It means basically a compromise between SSC and department. It is a compromise between SSC and department. SSC कहता है मुझसे पैसे ले लीजिए, डिपार्टमेंट कहता है ठीक है पैसे दे दीजिए, आपको जेल में नहीं डालेंगे। Applicant, that is importer oblique exporter, apply for compounding of offense either before or after launching of prosecution. प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया है, मतलब जेल का फैसला सुना दिया गया है मेरे लिए, या फिर जेल का फैसला सुनाया जा सकता है। ठीक है, और हम कंपाउंडिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगा रहे हैं। कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन होता है? चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी कस्टम की। ठीक है, वो होता है कंपाउंडिंग अथॉरिटी। आफ्टर सच एप्लीकेशन इज मेड, कंपाउंडिंग अथॉरिटी shall call report from jurisdictional commissioner who will be reporting authority. The report will be sent within less than is equal to 1 month. एक महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट भी दे दी जाती है कि क्या होगा, आपको जेल होगी या आपको पैसे देने हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग अमाउंट इन केस ऑफ इवेजन ऑफ ड्यूटीज 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ 1 लाख विच एवर इज हायर। आपसे कंपाउंडिंग में पैसा कितना लिया जाता है? 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और 1 लाख विच एवर इज हायर। कुल मिला के समझ में आ गया ना व्हाट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब है कि आपको जेल होनी है लेकिन आप पैसे देके जेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, माल छुड़ाने के लिए जो पैसे देते हैं वो क्या होता है? रिडेम्पशन फाइन। ठीक है, और कंपाउंडिंग क्या चीज होती है? जेल के बदले में पैसे देने हैं। कितना पैसा देना पड़ेगा? 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। कहने का मतलब 1 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए का माल था, ठीक है, और कुछ गड़बड़ी हमने की थी, कस्टम के कानून के हिसाब से आपको जेल जाना चाहिए। कितना पैसा देना पड़ सकता है कंपाउंडिंग में? 20 लाख का 20%, 4 लाख रुपया, और 1 लाख विच एवर इज हायर, यानी क्या देना पड़ेगा? 4 लाख रुपया। ठीक है, दिस अमाउंट शैल पे विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अगर डिपार्टमेंट वाले तैयार हो गए और कंपाउंडिंग आपको दे दिए तो 30 दिनों के अंदर पैसा जमा कर देना उनके कंपाउंडिंग देने के। अच्छा ये बताइए, क्या हम खुद कंपाउंडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं और डिपार्टमेंट वाला बाउंड हो जाएगा, कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी उसको? नहीं, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, वो चाहे तो आपको कंपाउंडिंग ऑप्शन दे सकता है और चाहे तो ना दे। अगर वो कहेगा आपको जेल जाना है तो जेल ही जाना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन देता है कंपाउंडिंग का तब ये पॉसिबल है। ठीक है, इज नॉट बाउंड टू गिव यू सच ऑप्शन। ठीक है, और अगर वो कंपाउंडिंग का ऑप्शन आपको दे देता है तो जिस दिन वो ऑर्डर करता है कंपाउंडिंग का उसके 30 दिनों के भीतर भीतर जमा कर दीजिएगा, नहीं तो वैसे भी जेल जाएंगे आप। ठीक है, पावर टू अरेस्ट, हथकड़ी लगेगी। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस? हालांकि इसका रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, ये तो क्रिमिनल लॉज में ये वर्ड यूज होते हैं, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है आप बेल पे छूट सकते हो। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? आप बेल पे नहीं छूट सकते। आपको कुछ आइडिया है कि कौन कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं? जैसे मर्डर किया आपने, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है, रेप केसेस है, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। ठीक है, आप बेल पे भी छूट नहीं सकते हो। ठीक है, बाकी सब बेलेबल ऑफेंस है हमारे देश में। लेकिन एक बात समझिए, हमारे देश में जो रेवेन्यू के कानून है उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाते हैं वो लोग। मतलब कि अगर हमने ड्यूटी पे नहीं की है तो पता है हमको कौन सी कैटेगरी में सब डाल देते हैं? मर्डर एंड रेपिस्ट की कैटेगरी में। यू आर ऑल्सो नॉन बेलेबल, आपको छूट निकल नहीं सकते हो आप।
तो व्यापार करना भी एक बड़ा गुनाह है हमारे देश में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, जहां पे बेल पे आप छूट भी नहीं सकते हैं। An offense punishable under section 135 relating to evasion or attempted evasion of duty exceeding 50 लाख, 50 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बचाने का प्रयास किया आपने, तो दिस इज अ नॉन बिलेबल ऑफेंस, छूटोगे नहीं आप। प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट किए हो, नॉन बिलेबल ऑफेंस। Import oblique export of any goods which have been declared in accordance with the provision of this act and the market price of which exceeds 1 करोड़। आपने गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है, कस्टम एक्ट के कानून के हिसाब से नहीं किया, और उस माल की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। चौथी बात, fraudulently availing of or attempt to avail duty drawback or any exemption of duty provided under this act if the amount of drawback or exemption from duty exceeds 50 lakh। आपने गलत तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह का बेनिफिट ले लिया 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस चारों एक बार में हम रिपीट करते हैं। 50 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बचाने का प्रयास किया आपने। दूसरा, आपने प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट किया, आपने गलत तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जिस माल की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, आपने 50 लाख रुपए से अधिक का ड्यूटी ड्रॉबैक लेने का प्रयास किया गलत तरीके से। दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसके अलावा अगर कोई भी गलती होती है तो वो बेलेबल ऑफेंस है, मतलब आप बेल पे छूट सकते हो, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सी और जानकारी देते हैं। होता क्या है कि जैसे हम जब भी कोई क्राइम करते हैं तो हमको एक बार जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, एक थाने में डाल दिया जाता है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। अभी कोर्ट में नहीं सीधे जाएंगे, अभी मैजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश किया जाता है, और वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी गलती स्वीकारते हैं या फिर बताते हैं कि ऐसा क्यों हो गया था, और अगर मैजिस्ट्रेट चाहता है तो हमें बेल पे छोड़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें मैजिस्ट्रेट छोड़ नहीं सकता, आपको कोर्ट ले जाया जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको निकलना है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है कि जैसे हम कुछ गलत करते हुए पाए गए तो थाने में हमें डाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो हमें पैसे लेके छोड़ सकता है, ठीक है, और अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो वो हमें छोड़ ही नहीं पाएगा। हाँ, मैजिस्ट्रेट बेलेबल ऑफेंस में ये डिसाइड कर सकता है कि हमें बेल पे छोड़ना है या जेल में ही रखना है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना है, हमको कहां पेश किया जाएगा, सीधे कोर्ट में, कचहरी जाएंगे, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस के केस, बाकी सभी ऑफेंसेस, ऑल अदर ऑफेंसेस आर बेलेबल, बाकी सभी ऑफेंसेस बेलेबल हैं, मतलब बेल पे आप छोड़ सकते हैं। इसमें अट्रैक्ट अप टू 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, 7 साल तक की जेल और फाइन दोनों का प्रावधान है, और मिनिमम इंप्रिजनमेंट भी 6 महीने की है, कम से कम की भी अगर जेल होगी तो 6 महीने की जेल होगी, और मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन है, ठीक है। तो ये है पावर टू अरेस्ट, यानी कि कस्टम्स में पावर टू अरेस्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है। जीएसटी में अरेस्ट ऑप्शन है, जेल हो सकती है जीएसटी में, हाँ। क्या इनकम टैक्स में अरेस्ट के प्रावधान होते हैं? हाँ, वहां भी, ठीक है। तो व्यापार अगर गड़बड़ तरीके से करेंगे आप तो आप जेल जाएंगे, ये सिस्टम हर जगह बनाया गया है, तो कस्टम में भी वैसे ही है पावर टू अरेस्ट, ठीक है। सो दिस वाज इन फैक्ट ऑल अबाउट द चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफंड पेनाल्टीज एंड सीजर, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड दिस।